मुझे क्विकली बता सकते हो कौन से टाइप के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपने सुने हैं जो आते हैं जल्दी से? क्या क्या लगता है कौन से बेसिस पे? एक मैं बताता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। चलिए, रेस्ट यू ऑल कैन हेल्प मी आउट। देखे होंगे गेट नाइपर के पेपर, देखे हैं? यस। कैलेंडर, वेरी गुड। क्लॉक, वेरी गुड। वर्ड कोडिंग, बिल्कुल एनालॉजी बेस्ड, एनालॉजी एंड कोडिंग, एंड सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम। देन इंग्लिश पे क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर पे, राइट? इंग्लिश ग्रामर पे देयर आर क्वेश्चंस। देखे पैराग्राफ्स वगैरह देते हैं काफी बार इंग्लिश ग्रामर पे। हैव वी हर्ड अबाउट दिस? प्रॉफिट लॉस, वेरी गुड, क्या बात है। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको ड्यूरिंग द सेशन जो हम यूज करेंगे सो दैट वी कैन गेट टू द आंसर वेरी क्विकली बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है। वेरी गुड। एज रिलेटेड, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आता है। देन देयर इज क्वेश्चन ऑन एज रिलेटेड, राइट? एज पे क्वेश्चंस आते हैं काफी बार, ये सुने हमने एज रिलेटेड क्वेश्चंस। और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? देन और भी है प्रॉफिट लॉस, यस वेरी गुड, एब्सोल्युटली। प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन आते हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो सारी चीजें। यू मस्ट नो द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यस। सो उस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। प्रॉफिट लॉस और भी बताओ, और कोई याद आ रहा है? और कोई याद आ रहा है? यस, एनीथिंग एल्स यू रिमेम्बर? और कोई चीज याद आ रही है हमें या नहीं? आर वी एबल टू रिकलेक्ट एनीथिंग? रीजनिंग, बिल्कुल रीजनिंग पे या पजल बेस्ड आता है। रीजनिंग में जैसे असर्शन, एक स्टेटमेंट देंगे, असर्शन एंड स्टेटमेंट, है ना? तो उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, असर्शन एंड स्टेटमेंट बेस्ड, एब्सोल्युटली। कि क्या बी इज द रीजन ऑफ ए, है ना? असर्शन एंड स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। और कुछ और कुछ और कुछ याद आ रहा है हमें? आर वी एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग एल्स? असर्शन, स्टेटमेंट, रीजनिंग, यस। सिचुएशन सेट करना, ओके। ऑर्डर, मिसिंग नंबर इन द सीरीज, एब्सोल्युटली, मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। बस छोड़ना नहीं है लेक्चर। मैंने इतनी खूबसूरत सी पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए, ये पीपीटी मिस नहीं करना, ठीक है? ये पीपीटी मिस नहीं करना। देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे भी आते हैं प्रश्न, पूछते हैं, काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लो कि व्हाट इज द चांसेस, एब्सोल्युटली। फाइंड द ऑड मैन आउट, ये भी आ जाते हैं, सिंपल बट आ जाते हैं काफी बार, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस एज वेल। ये भी मालूम होनी चाहिए चीजें। यस, समझला सगळ्यांना? सबको समझा, सबको समझ रहा है, सब है मेरे साथ? आज हम इनको सॉल्व भी करने वाले हैं, आज हम इनको सॉल्व भी करने वाले हैं। सो आई होप कि आप दिल थाम के बैठे हैं, बिल्कुल। यस, ऑल आर रेडी, ऑल आर रेडी। स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। एक बार शेयर मार दो जल्दी से, एक बार शेयर कर दो जल्दी से अपने जो भी ग्रुप्स में हो आप, फार्मेसी के, जी पैट, गेट नाइपर के, एक बार शेयर कर दो, बिल्कुल। कुछ ईडियम्स, फ्रेजेस, मुहावरों पे भी आते हैं, बट वो एप्टीट्यूड में हम नहीं कह सकते, दैट इज अ नॉन फार्मा पार्ट, ठीक है? नॉन फार्मा पार्ट तो पूरा अलग है, उसमें जनरल नॉलेज भी आती है,
उसमें कल्चर डांस वगैरह आता है ना, दैट इज ओनली फॉर नाइपर. अब इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, यस सबका एक एग्जांपल एब्सोल्युटली. सो ये सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इस चीज का, कि ये सारे क्वेश्चन से अलावा और कुछ नहीं है. अगर आपने ये 15-16 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो नैया पार है, नैया पार है. ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लिख लो ये सारे, जल्दी जल्दी से लिख लो. फिर क्या दिक्कत है, जल्दी से लिख लो. डन 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 डन. मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी है गेट के सिलेबस में. अ वेरी रेयर चांस, जैसे पाइथागोरन थ्योरम पे 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा नहीं आते. सो वी वोंट डिस्कस दैट. सो ये हम सारा चीजें करने वाले हैं. सो अब एज रिलेटेड क्वेश्चंस. एज रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या आता है पता है? इफ, चलो आप लोगों का एग्जांपल के ही लेते हैं. इफ एजी इज 6 year old and UV is 2 years elder to AG, then after 20 years what will be the age of UV? 20 साल के बाद UV की एज क्या होगी? चलिए बताइए आंसर. ये एक तरीका है जिसपे एज पे क्वेश्चन आता है. इफ AG is 6 year old and UV is 2 years old, एल्डर टू एजी. ठीक है, यूवी जो है वो 2 साल बड़ा है एजी से, तो मतलब कितने साल का हुआ? 8 years. तो अगर मैं 20 साल बाद, इफ आफ्टर 20 years आई एम कैलकुलेटिंग देयर एज, तो क्या होगा? एजी 26 साल का होगा और यूवी 28 साल, एक्सेलेंट, 28 years का होगा. ये एक तरीका है जिससे क्वेश्चन आता है एज पे. देन इसके बाद आपको रेशियो दे देंगे. if AG, if the age of AG and UV is in a ratio of 5:3 in 2016 and AG is 5 year old, then 15 year old, then in 2020 what will be the age of AG या UV, किसी का भी पूछ लेते हैं. तो अब इसमें रेशियो आ गया, तो 5x 5/3 इज इक्वल टू, आपको AG की एज पता है क्या? AG की एज पता है क्या? नहीं ना. AG की एज पता है, हाँ 15 year old है. 15 अपॉन क्वेश्चन मार्क, राइट, x. तो आपको यहाँ से इसकी एज पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी. कितनी होगी? 15 × 45 डिवाइड बाय 5 कितनी होगी? 5 9 × 45, x 9 year old. ठीक है, तो जब AG 15 साल का है, UV 9 साल का है. When AG is 15 year old, UV is 9 year old. ये 2016 की बात है. तो 2020, 4 साल बाद यूवी कितने, एजी कितने साल का होगा? 15 + 4 19. तो यूवी कितने साल का होगा? 9 + 4 13. 9 + 4 13. सिंपल. सो ये दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं एज रिलेटेड, एक रेशियो में एंड द अदर इज इस तरीके से 2 years एल्डर और यंगर. यस, अगर सबको नहीं समझा है तो एक बार आराम से थोड़ा बैक चले जाना और आराम से सुन लेना. ठीक है, समझ लेना. ठीक है, पहले मैं रिपीट नहीं करूंगा कुछ भी. वंस मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं देन आई कैन रिपीट. ठीक है, आपको समझाने के लिए. मैं वैसे ही थोड़ा स्लो ही जा रहा हूँ इसमें, बिकॉज थोड़े से टाइम कॉन्स्टेंट्स है, तो इसलिए हम थोड़ी इसी स्पीड पे चलेंगे, बट आप समझने की कोशिश करिएगा. अब दूसरा क्वेश्चन है क्लॉक पे जो आता है. क्लॉक रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है? द एंगल बिटवीन आर एंड द मिनट एंड. ये एक आता है कि तुम आर और मिनट के बीच का एंगल ढूंढो. या तो ये आता है, इफ द आर एंड इज परपेंडिकुलर टू 9 and the minute hand is perpendicular to 12, then what is the time?
ये अब तो इसके लिए पहले तो घड़ी बना लेनी है। घड़ी में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 3 के सामने 9 आना चाहिए, 12 के सामने 6 आना चाहिए, 3 के सामने 9 आना चाहिए, 12 के सामने 6 आना चाहिए। तो अब क्या बोला है, परपेंडिकुलर है आर एंड, मतलब छोटा वाला हाथ यहाँ पर है और बड़ा वाला हाथ है परपेंडिकुलर टू 12, इस तरीके से। तो कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, 9 बज गए, राइट। सो इस तरीके के एक क्वेश्चन आते हैं, एंगल। देन 12:45, 12:45 हुआ या 9, मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है, ये आर हैंड है। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होता है, आर हैंड यहाँ पर है, छोटा वाला हाथ यहाँ है, बड़ा वाला हाथ यहाँ है। आई थिंक सो मैंने ड्रॉ वैसे किया है तो उस तरीके से समझ रहा होगा। सो ये एक तरीके का क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व। हाँ नो प्रॉब्लम, वो कंफ्यूजन क्योंकि ये छोटा मैंने ड्रॉ किया था ना तो वो लगेगा वैसे, कोई बात नहीं, दैट्स माय बैड। कैलेंडर में इफ टुडे इज अ संडे and today is the date of 14th August, then after 6-7 days what will be the day। ये तो बहुत इजी बना दिया मैंने, बट इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि आज अगर ये दिन है तो इतने दिन बाद कौन सा डे होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। या तो ये पूछते हैं देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 7 डेज। तो आफ्टर 7 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, मंडे, है ना। 7 दिन के बाद तो रिपीट हो जाएगा संडे, 7th डे संडे होगा, 8th डे कौन सा होगा, मंडे। तो डे आफ्टर 7th डे पूछा है ना, तो मंडे। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली जब आप कैलेंडर क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। फिर लीप ईयर्स का आता है, तो यू मस्ट नो लीप ईयर्स के कैलकुलेशन, वो मैं सिखाऊंगा आपको आगे। लीप ईयर्स, ये दो तरीके के क्वेश्चन है जो कैलेंडर पे आते हैं, यहाँ पे जो क्लॉक पे आते हैं। यस, समझा सबको, एवरीबडी, हैव यू अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या। देन आता है ब्लड रिलेशन। इफ x is a mother of y, y is a daughter of z, z is a brother of u, then how is y and u related। y and u के बीच का रिश्ता ढूंढो। यस, y and u के बीच का रिश्ता ढूंढो। अगर x y की मॉम है, ठीक है, ब्लड रिलेशन में ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ फ्लो चार्ट। अगर आप फ्लो नहीं बनाओगे तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इफ x is a mother of y, y is a daughter of z, तो z क्या हुआ, y का फादर। समझा, ये मदर हो गई, ये फादर हो गए। तो यहाँ पे भी पूछ सकते थे हु इज z टू x, z और x का रिश्ता क्या है, तो हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, समझा सबको। फिर दूसरा जो बन सकता है वो यहाँ पर है, y इज z इज अ ब्रदर ऑफ u। अब ये जो है u का भाई है। देन हाउ इज y एंड u रिलेटेड, ये क्या रिश्ता है, लड़की के पापा का भाई, लड़की के पापा का भाई, राइट। समझा सबको ये, काका, वेरी गुड, काका होगा, बट इंग्लिश में तो शायद अंकल ही बोलेंगे, है ना। तो ये ऐसे रिश्ते आते हैं, ये बहुत इजी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से। इसी तरीके से इफ यू ब्रेक डाउन, मैंने आपने देखा होगा क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया, एक एक स्टेटमेंट मैंने पकड़ा। एक्स इज अ मदर ऑफ वाई, मैटरनल पैटर्नल कैसे, पैटर्नल ना, जेड तो फादर है तो उसी का भाई है ना, जेड तो फादर ही है ना, फादर का भाई है, वो भी लड़का ही है, राइट। जो लड़की है उनकी बेटी है, वाई तो बेटी है, उनकी डॉटर है। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है आपको
फिर आता है मिसिंग नंबर इन द सीरीज, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए 1,5, चलिए बताइए कौन सा नंबर है नेक्स्ट इन द सीरीज। 1, 5, 11, 19, 1, 5, 11, 19 विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो अब इसको सॉल्व करने के ना बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं। एक है कि यू कैन बी वेरी वेरी श्योर कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, ठीक है। पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए। ये चारों साइंस लिख दिया करो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग और एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ये चारों साइन बना दिया करो, साइड में बना दी। तो अब 1 का 1 मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 2 क्या होता है 11, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 प्लस 3 क्या होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर प्लस 4, 25 प्लस 4, तो आंसर विल बी 29। एक्सीलेंट, एक्सेलेंट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। अब काफी बार कुछ उसमें माइनस भी आ जाता है कि ये माइनस ये, तो ये नंबर, तो आपको वहां पे देखना है, फिगर आउट करना है। सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यू हैव टू अप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत जरूरी है ना। तो हर तरीके से, तो देखो मैंने खुद ही आंसर बता दिया तुम्हें। तो सर ऐसे भी डिफरेंस कर सकते थे 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का, बिल्कुल यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। देखो एब्सोल्युटली एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो 2 तरीके निकल गए, वेरी गुड, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे यू कैन सॉल्व, राइट। सो दिस इज अ वेरी इजी वे, है ना। ये में देखो इवन नंबर को हमने डबल करते जा रहे हैं, इवन नंबर को। सो ये बहुत इजी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देन एनालॉजी एंड सिलॉजिज्म बेस्ड। तो एनालॉजी एंड सिलॉजिज्म बेस्ड में ना मैं बताता हूँ, ये वेन डायग्राम ड्रॉ करके रखता हूँ, नेक्स्ट वो है, मैं भूल जाता हूँ फिर नेक्स्ट क्या कराना है, ठीक है। एनालॉजी एंड सिलॉजिज्म बेस्ड में व्हाट यू हैव टू डू। सो एनालॉजी बेस्ड में क्या आना चाहिए पता है आपको। एडवर्टाइजमेंट आई थी क्या, एक बार लाइक कर दो यार। लाइक तो नहीं है, तुमने लाइक नहीं करा यार, ऐसे करते हो। एनालॉजी बेस्ड, चलिए बताओ यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। तो अब whenever you're solving these kind of questions ना, make a habit, make a practice कि आप पहले ABCD लिख दो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS UVWXYZ। तो क्या किया है मैंने, यस आदिनाथ, AVUG ACE ऑल्टरनेट, यहाँ पे क्या लिया है BDF। तो सिमिलरली GIK, तो उसके बीच में क्या आएगा HJL। एब्सोल्युटली दैट्स राइट आंसर। क्या बात है, तुम तो स्मार्ट निकले। यही क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, वहां पे टाइम की कमी होती है, इस वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते और हम घाई में मिस्टेक्स करते, वी मेक मिस्टेक्स। तुम यही सेम क्वेश्चन वहां पे अगर सॉल्व करते तो तुम शायद गलत करते, क्योंकि टाइम में तुम घाई करते हो। तो यही प्रॉब्लम है कि पेशेंस रख के चलो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे 50 क्वेश्चन नॉन फार्मा के सॉल्व करने हैं, वो पकड़ो जो जो तुम्हारी डोमेन से, जो तुम्हें लगता है कि तगड़े हैं, और उसको उड़ाओ, ठीक है। सो ये है। सो अब मैं एक फाइंड द ऑड मैन आउट पे आता है।
तो बता सकती हो इसमें से ऑड मैन आउट कौन सा है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। थाली में परोस के दिया क्वेश्चन, वेरी गुड। सीटीडी है, ये सारे हैं ड्रग एप्लीकेशंस। CTD is not a drug application, it's a documentation for the drug studies that you have done, technical, preclinical and clinical. So इस तरीके के odd man out पूछे जाते हैं. It's not necessary odd man out from non pharma. Pharma के भी odd man out आ सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं लिखूँ pyrazapine, profantheline, oxyphenonium and acetylcholine. तो क्या आएगा इसमें odd man out? What will be the odd man out? ANDA is generic. बिल्कुल, ANDA is a generic product. NDA is a new drug and INDA is when it enters the clinical phase. Yes, pyrazapine, profantheline, oxyphenonium and acetylcholine. कौन सा इसमें odd man out? Acetylcholine है, right? क्योंकि acetylcholine is a cholinergic drug while these are anticholinergics. Acetylcholine तो cholinergic drug है, right? It increases the parasympathetic system impulses. While pyrazapine, profantheline, oxyphenolium तो anticholinergic है, muscarinic antagonist है, right? M1, M3 receptors. So यही तरीके के. So trust me, if you wait for some time, ये इतनी खूबसूरत PPT है जो मैंने बनाई है ना, मजा आ जाएगा आपको देख के. मैं have solved all the kind of questions, ट्रेन वगैरह के भी, एरिया, वॉल्यूम, जो जो पॉसिबल है, so that we can do well. तो आपको बस क्या करना है, बस बैठे बैठे सुनना है. गुड मॉर्निंग हर्षित. ऐसे भी आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए तो आज का लेक्चर ही है कि क्या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इन सवालों के जवाब के लिए. ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, आई थिंक से कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने. जो जनरल एप्टीट्यूड का मैंने लिखवाया है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है कि दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं. ईगरली वेटिंग फॉर दिस सेशन. ओके डियर, जल्दी से. चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो है असर्शन एंड स्टेटमेंट बेस्ड. तो असर्शन मेरा ये, स्टेटमेंट एंड रीजन बेस्ड. ठीक है, स्टेटमेंट मेरा ये है, Hatch-Waxman Act is applicable for non-proprietary medications. और रीजन मेरा ये है, generic drugs are non-proprietary medications and thus are included under Drug Price and Patent Term Restoration Act. पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट, PTRA का फुल फॉर्म है, पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट. ठीक है, सो अब मुझे बताइए आप कि स्टेटमेंट है हैच-वैक्समैन एक्ट जो है वो नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग्स के लिए होता है, और रीजन है जेनेरिक ड्रग्स आर नॉन प्रोप्राइटरी, और इसीलिए वो उनको भी इंक्लूड किया जाता है पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट में. तो अब आपके चार ऑप्शन है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट फॉर स्टेटमेंट. ये रीजन, ये दोनों सही है, लेकिन ये रीजन इस स्टेटमेंट का नहीं है. सेकेंड ऑप्शन है स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, और ये रीजन इस स्टेटमेंट का ही है. थर्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, और ये रीजन इसी स्टेटमेंट का है. और चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट गलत है, रीजन सही है, और ये रीजन इसका नहीं है. क्या लगता है, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? चकरा गए? नहीं ना, हमारे स्टूडेंट्स हो तुम, कैसे आ सकते हैं चक्कर तुम्हें. स्टेटमेंट है हैच-वैक्समैन एक्ट जो है वो नॉन प्रोप्राइटरी मेडिकेशंस के लिए होता है. एब्सोल्युटली एजी, दैट इज अ राइट आंसर. बी, स्टेटमेंट करेक्ट है ना, हैच-वैक्समैन एक्ट नॉन प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए ही होता है. रीजन, जेनेरिक ड्रग्स भी तो एक नॉन प्रोप्राइटरी मेडिकेशन ही बोलते हैं, इसीलिए उनको पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट में करते हैं, और इसी वजह से उनको हैच-वैक्समैन एक्ट में लिया जाता है. तो रीजन ही स्टेटमेंट का सही है. सो द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली. गुड मॉर्निंग डियर, लेट हो गई, नो प्रॉब्लम. आप कल
अभी भी लाइव में भी आप पीछे जाके देख सकते हो, या तो यू कैन अटेंड लाइव एंड आप जो मिस हुआ है आपका वो पोर्शन यू कैन गो बैक एंड सी, ठीक है। कल या फिर आज ही अपलोड हो जाएगा वीडियो। सही समझा सबको? सही समझा सबको? ऑड मैन आउट 10, 50, 211, 290। अब देखिए इसमें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। ये जो आपने लिखा है चैट बॉक्स में, इवन एंड ऑड के बेसिस पे एक तो सॉल्व कर सकते हो इसको, 211 इज द ओनली ऑड, बाकी सारे इवन है। या तो आप इसको मल्टीपल्स के बेसिस पे कि 200 के कौन से या 50 के कौन से, हेलो माधव, हेलो हर्षित, हेलो एवरीबॉडी, है ना। तो वो आप दो तीन तरीके के हैं, है ना। तो वट एवर ऑड मैन आउट यू गिव, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टू फाइंड द मोस्ट इजीएस्ट वन एंड द मोस्ट बेटर वन। अब अगला है अ ट्रेन इज मूविंग, एक ट्रेन है स्पीड डिस्टेंस टाइम पे, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो पहले तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2000 meters. How much time it will take for the train to cover this distance? एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड इस ट्रेन ने 2000 मीटर कवर किए। अब इसने कितने टाइम में ये 2000 मीटर कवर किए, दिस यू हैव टू फाइंड, दिस यू हैव टू फाइंड। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो मुझे ये बताइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में स्पीड क्या है 72, डिस्टेंस क्या है 2000 और अपॉन टाइम, सीधा ऐसे सॉल्व कर दोगे, है ना, सही है ना। मीटर किलोमीटर देखना ही नहीं है, सीधा ऐसे लगा के सीधा सॉल्व कर दिया। तो t इज इक्वल टू 2000 अपॉन 72, तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा, नहीं, मीटर है, मीटर है, मीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 2000 मीटर इज व्हाट, 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, तो 2/72, 2/72, 2/72 कितना होता है, जो भी होता है वो आपका आंसर होगा इन आवर। और अगर ऑप्शन में सेकेंड्स में पूछा है तो अब उन आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, राइट, उन आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम पे, ठीक है। तो क्या क्या हो गया हमारा फिर यहाँ से, ऑड मैन आउट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, वेन डायग्राम बाकी रह गया, सिलोजिज्म हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, मिसिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस हो गया, असर्शन स्टेटमेंट हो गया, प्रॉफिट लॉस बाकी है, एज एज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम का देखो मैंने कहीं बना के रखा था, सर्कल सर्कल याद है, कहाँ था, ये रहा। अब वेन डायग्राम मतलब क्या, इंजीनियर हस्बैंड बिजनेस, तो ये एक वेन डायग्राम है, ठीक है। अब काफी बार ये आपको खुद से ही दिया जाता है, आपको वेन डायग्राम जो है वो खुद से ही देंगे बना के। तो यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 10, 3, 14, 15, 4, 2, 6, ठीक है। तो अब ये वेन डायग्राम का आपको पूछेंगे वो लोग, सर मैथ्स के लिए भी कुछ से, हाँ मैथ्स भी थोड़ा करेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। तो सर सिलॉजिज्म क्या होता है, सिलॉजिज्म अभी करवा रहा हूँ मैं, अभी करवा रहा हूँ, इसके बाद ही करवा रहा हूँ, वो हुआ नहीं है, बस मैंने सर्कल करके रखा, अभी करवा रहा हूँ, डोंट वरी। सो अगर मैं बताऊँ आपको कि टेल मी हाउ मेनी हस्बैंड आर इंजीनियर्स, तो आपका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी हस्बैंड आर इंजीनियर्स, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 2,
ऑप्शन बी 6। कितने हस्बैंड इंजीनियर भी है? एक्सेलेंट, इट इज 3। हस्बैंड एंड इंजीनियर का ओवरलैपिंग 3 है ना। हाउ मेनी हस्बैंड आर इंजीनियर्स एंड दे ओन देयर ओन बिजनेस ऑल्सो? ऑप्शन है 4, 2, 6, 3। हाउ मेनी हस्बैंड्स, कितने हस्बैंड्स इंजीनियर्स भी है और उनका खुद का कारोबार भी है, बिजनेस भी है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज 2। क्योंकि 2 जो है वो हस्बैंड में भी है, इंजीनियर में भी है, बिजनेस में भी है। तो ये तो हो गया रेडीमेड कि वेन डायग्राम वो खुद देंगे। काफी बार दे विल गिव यू स्टेटमेंट्स कि 10 इंजीनियर्स आर हस्बैंड्स, 3 इंजीनियर्स आर, तो तुम्हें उससे खुद से कंस्ट्रक्ट करना होगा और फिर तुम्हें उससे आंसर निकालना होगा। ये तो मैंने रेडीमेड तुम्हें बना के दे दिया वेन डायग्राम। मेनी अ टाइम्स दे विल गिव यू स्टेटमेंट्स कि 5 इंजीनियर्स आर हस्बैंड्स, 3 इंजीनियर्स आर बिजनेस होल्डर्स, कैलकुलेट हाउ मेनी इंजीनियर्स आर बिजनेस होल्डर्स, राइट। तो ये तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता हो कि वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कैसे करना है स्टेटमेंट से और उस स्टेटमेंट से कैसे आएगा। ठीक है, याद आएगा सब। 3 and 2 both are husband with engineers। नो 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 नो, 2 जो है, ये 3 जो है ये सिर्फ इतने के पार्ट के लिए इतना है, ठीक है। ये 3 है, 2 जो है वो ये है, ठीक है। सो अब 2 बिजनेस में आता है ना, 3 बिजनेस वाले सर्कल में नहीं आता है, 3 यहीं तक है। बिजनेस वाला सर्कल तो ये रहा, ये 2 आता है ना बिजनेस वाले सर्कल में। हाँ, वो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, राउंड वाउंड अलग है, ठीक है। यस, चलिए चलिए। सिलॉजिज्म, कोई तो मुझे सिलॉजिज्म पूछ रहा था, आई गेस मैंने नहीं कराया था तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। मैं बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल से कराता हूँ। पैरेट्स, बर्ड्स, कैट्स, ठीक। तो अब आपकी 2 स्टेटमेंट्स में देता हूँ। ऑल पैरेट्स आर बर्ड्स, सारे पैरेट्स बर्ड्स हैं। ऑल बर्ड्स आर कैट्स, सारे बर्ड्स कैट्स हैं। ऑल पैरेट्स आर कैट्स, नन ऑफ द अबव। सर आपके नोट्स वगैरह कैसे बाय कर सकते हैं? आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं समीक्षा, मेरे व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो अगर आपको बाय परचेज करने होंगे तो आप परचेज कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर 600 रुपीज एंड ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल ए बी सी, एक और ऑप्शन लिखो, ऑल ए बी सी। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा, वक्त थोड़ा सा कम है, वक्त थोड़ा सा कम है। आराम से सॉल्व करने के लिए टाइम ले लो। बस आपको ढूंढना है कि ऑल पैरेट्स आर बर्ड्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऑल ए बी सी आर ट्रू, ये ऐसे एक स्टेटमेंट, ये मैंने आपको एक डायग्राम दिया है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको ये 5 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट, ये ऐसे गेट में आया था बिल्कुल। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ऑल, सारे पैरेट्स बर्ड्स है क्या, सारे बर्ड्स कैट्स है क्या, सारे पैरेट्स इनडायरेक्टली सारे कैट्स है क्या, ये, या फिर नन ऑफ द अबव। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको इस फिगर के बेसिस पे आपको ये देखना है। चलिए बताइए क्या आंसर है इसका।
चलिए, या तो फिर मैं यहाँ पे आसानी कर देता हूँ। चौथा डॉग। अब बताइएगा, अब बताइएगा। बिल्कुल, ओनली ए इज करेक्ट। बिल्कुल, ये फर्स्ट वाला अगर जो मेरे फर्स्ट, अगर मैं बिना डॉग के वाला डालूं तो सिर्फ फर्स्ट वाला, सारे पैरेट बर्ड्स है, लेकिन सारे बर्ड्स कैट्स नहीं है, कुछ बर्ड्स पैरेट्स भी है। सारे पैरेट कैट्स नहीं है, कुछ पैरेट बर्ड्स भी है। नन ऑफ द अबाउ पहले ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। एवरी छोटा सर्कल इज अ पार्ट ऑफ बिग सर्कल, एब्सोल्युटली यस। हर छोटा सर्कल बड़े सर्कल का पार्ट है, बिल्कुल, दैट्स राइट। सबको समझाइए, सबको समझाइए। अब यहाँ पे ये मैंने डाल दिया डॉग्स, तो अब कुछ पैरेट डॉग्स भी हैं, तो ऑल पैरेट्स आर बर्ड्स, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो नन ऑफ द अबाउट आंसर राइट हो जाएगा फिर इस केस में, अगर मैंने ये डॉग्स वाला डाला तो। यस, आंसर इस केस में डी है, नन ऑफ द अबाउट, अगर ये सर्कल डॉग्स का भी लाए तो। एंड अगर हम ये डॉग्स का हटा देते हैं तो जो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन रखा था उसका आंसर ए है। हाँ, इनडायरेक्टली तो आप कह सकते हो, बट स्टिल उसको हम वो नहीं मानेंगे ना, डायरेक्ट डायरेक्ट होता है सिलॉजिज्म इज समथिंग रिलेशन व्हिच इज डायरेक्ट। तो इस तरीके की क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? यस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस तो दी जाती है, उसका फॉर्मूला थोड़ी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द प्रॉफिट, व्हाइल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज द लॉस। कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात है। कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात है। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? इफ अ पर्सन परचेज, अगर एक बंदा एक पेन परचेज करता है 100 रुपीज में एंड सेल्स इट इन 110 रुपीज, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट? कितने परसेंट का प्रॉफिट उसने कमाया है? 1%, 10%, 15%, नन ऑफ द अबव। एक इंसान ने 100 रुपए की पेन खरीदी और उसको 110 रुपए में बेची, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 1%, 10%, 15% या 100 या नन ऑफ द अबव? टेन, टेन, टेन कैसे आया? 10 कैसे आया? 110 अपॉन 10 इंटू 100, ऐसे? ये तो कैंसिल हो गया। 10 कैसे आया? 1 कैसे आया? 1 कैसे आया? 1 कैसे आया? 100 रुपए की चीज थी, 110 रुपए में बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10 रुपए का हुआ या 10% का हुआ? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, एब्सोल्युटली प्रॉफिट उसको हुआ 10 रुपए का, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज और इंटू 100, तो द राइट आंसर इज 10%, बिल्कुल, एब्सोल्युटली दैट्स द राइट आंसर। देखा, इस तरीके से मैं तुम्हें कंफ्यूज भी कर सकता हूँ, तो तुम घबरा नहीं जाना, बिल्कुल 10 इज द राइट आंसर, क्यों घबरा रहे हो? चलिए, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर लोन वोन पे आते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनका फॉर्मूला पढ़ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? ये गेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, नाइपर वालों का भी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सो यू मस्ट नो, आपके जबान पे होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूं मैं रात को उठा के बोलूं तो आपको पता आना चाहिए कि P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ये क्या होगा? इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में accumulated amount is equal to
क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर द होल रेज टू टाइम, याद आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर रेज टू टाइम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो कभी भी मैं तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई सम दूं, जैसा अभी मैं देता हूँ, अ पर्सन इन्वेस्ट 20,000 रुपीज and at a rate interest of 5% for a period of 6 years. How much interest will he earn? How much interest will he earn? कितना इंटरेस्ट कमाएगा वो 6 साल बाद? 6 साल बाद कितना इंटरेस्ट कमाएगा? फॉर्मूले में डाल दो, सारी वैल्यूज तो है। I is equal to 20,000 इंटू 5, अब 5 सीधा डाल दोगे, 5 सीधा डाल दोगे, ये 5/100 डालोगे, 5 सीधा डाल दोगे फॉर्मूले में कि 5/100 डालोगे? 5 सीधा डाल दोगे कि 5/100 डालोगे? बताइए। 6,000 रुपए, वो 20,000 पे 6,000 रुपए कमाएगा क्या? 20,000 पे 6,000 रुपए कमाएगा वो, 5/100 डालोगे, राइट? सो एट द एंड वो कितना कमाएगा? 26,000 रुपए। हर साल 5% मिल रहा है ना उसको, तो हर साल उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? यस यस, 6,000 रुपीज प्लस ऐड हो रहे हैं ना उसके, तो हर साल उसको कितने मिल रहे हैं? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए मिल रहे हैं उसको हर साल, तो 6 साल तक कितने मिलेंगे? हर साल 1,000 मिल रहे हैं, तो 6 साल पे 6,000 मिलेंगे, 1,000 करेक्ट? परसेंट है वहां पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये याद रखना है, एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, डन 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 डन। समझा सबको? अब एक तरीके का क्वेश्चन आता है ग्रामर पे, ठीक है, ग्रामर जो है या कोडिंग पे। तो कोडिंग पे वो ऐसे लिख सकते हो आप, कोडिंग पे वही आता है जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया, इफ ए डी जी इज कोडेड एज 1 4 7, देन बी ई एच इज कोडेड एज व्हाट? कोडिंग है ये। अगर हम ए डी जी को, हाँ 6,000 फॉर 6 years, एब्सोल्युटली यस यस, क्वेश्चंस भी मैं है मेरे पास, मैं लाया हूँ, ये देखिए है क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर के भी है, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही है, मैं लाया हूँ, डोंट वरी, आई विल शेयर। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे उसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ, मुझे पीपीटीज यूज करना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगता है, आई डू फाइंड व्हाइट बोर्ड मोर अंडरस्टैंडिंग। चलिए बताइए, 258, अच्छा किसी ने कहा है 258, ए और डी के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। डी और जी के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। 4 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। समझ आ गया? तो बी और ई के बीच में कितना डिफरेंस है? सी डी, 2 का। ई और एच के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। हमेशा इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब बी ए को 1 से कर रहे हैं तो बी को 2 से करेंगे, तो 2 तो पहले ही आ गया, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 2 3 4 5, 5 में 2 और ऐड करेंगे तो 8, 258, एक्सेलेंट, क्या बात है। आदिनाथ, एजी, यूवी, हर्षित, समीक्षा, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस पोर्शन, आकाश, स्टारडम, आर बी देयर कि सो गए हो? सुबह सुबह नींद आ गई है ना? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगर ये नहीं भी करते तो अगर ए बी सी डी ई एफ नंबर वाइज भी दे देते तो भी समझ आ जाता कि ए 1 है, विच कौन से नंबर पे वो अल्फाबेट आते हैं। लेकिन ये मैंने क्यों बताया ये वाली ट्रिक, इससे क्योंकि काफी बार वो लोग कोडिंग ना नंबर वाइज नहीं देते हैं, कभी उल्टा नंबर दे देते हैं, कभी वैसा कुछ कोडिंग दे देते हैं। तो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व, मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा था 2 2 2 है ना, तो मल्टी काफी बार वो लोग माइनस भी कर देते हैं, जैसे वो लोग z को 1 दे देंगे है ना, तो z को 1 दे दिया तो a को 26 मिल जाएगा नंबर, है ना। तो ये चीज बहुत पता होनी चाहिए आपको, राइट।
चलिए, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली ए टू जेड। वही मैंने कहा ना कि आप कभी भी लिखते हो ना, सो ऑलवेज इन योर पेपर राइट ए बी सी डी। जो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, हमेशा अपने पेपर पे चारों साइन ड्रॉ कर दिया करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड। 1 से लेके 10 तक लिख दिया करो, 1 2 3 4 5, फिर उसके नीचे 6 7 8 9 10, और ए बी सी डी पूरा लिख दिया करो, है ना, इन योर रफ शीट जो आपको दी जाती है। तो आप उससे 100% इजीली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। अब एक आखिरी क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर पे आता है, खैर वो आज डिस्कशन का पार्ट नहीं था, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। They had gone to the mall. अब मैंने इसमें अंडरलाइन किया है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद अनदर वर्ड। ये जो मैंने अंडरलाइन कराया, अरे हाँ डायरेक्शन, ठीक है ठीक है, डायरेक्शन वाले इसके बात कराना है, प्लीज रिमाइंड मी। अब ये मैंने अंडरलाइन कराया है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है। दे हैव गॉन, दे वेंट, दे विल गो, द टेंस शुड नॉट चेंज। क्वेश्चन में ये भी दिया, टेंस बदलना नहीं चाहिए। दे आर गोइंग टू गो, दे वेंट, करेक्ट, हैड गॉन को वेंट से रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको कि अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस कर दो। अब डायरेक्शन बेस्ड, ठीक है, अ मैन इज टेकिंग 50 meters west, he then turns left and moves 20 meters, he then turns right and moves 30 meters, then moves towards the north, moves towards north 5 meters, and finally takes left and goes 10 meters. कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रैवल and in which direction is he going. Very good. Present tense, past tense, future tense, past perfect, present perfect, ये सारे tense के types है. Verbs, you know, आपको verb, adverb, adjective, interjection, conjunction, articles, determinants, consonants, vowels, tenses, figures of speech, idioms, phrases, ये सारी चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए, बेसिक है ये तो इंग्लिश का. If you are not from an English medium school, if you are from vernacular school, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा होती है, बट आप सीखने से हर चीज सीख जाते हो, राइट, यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. चलिए बता दीजिएगा, एक बंदा है, उसने वेस्ट मूव किया, पहले नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट लिख देते हैं, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया. तो ये बंदा ने 50 मीटर वेस्ट मूव किया, यहां वो 50 मीटर गया. अब यहां उसने लेफ्ट लिया, अब यहां लेफ्ट लिया मतलब क्या, लेफ्ट मतलब ये हुआ उसका, यहां ऐसे खड़ा है ना, इमेजिन वो ऐसे खड़ा है, तो यहां उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेके 20 मीटर चला, देन उसने यहां से राइट लिया, तो अब यहां से उसका लेफ्ट और राइट ये होगा, राइट उसका ये होगा, है ना, वो ऐसे खड़ा है ना, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अब उसका राइट ये हो जाएगा, सो ही विल मूव 30 मीटर्स. देन उसने देन मूव्स नॉर्थ 5 मीटर्स. अच्छा, यहीं से वो नॉर्थ सीधा सीधा और 5 मीटर गया, नॉर्थ उसका सामने ही होगा ना फिर, तो 5 मीटर, एंड फाइनली टेक्स अ लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर्स. फाइनली टेक्स अ लेफ्ट, अब यहां से लेफ्ट लिया मतलब लेफ्ट ये रहा, एंड 10 मीटर्स, तो कितने मीटर वो चला, रेड ईस्ट इंस्टेड ऑफ वेस्ट. ओके, तो अब वो गया किस डायरेक्शन में, वो था कहाँ पे, यहाँ था, और वो जा किस डायरेक्शन में रहा है, यहाँ, तो वो उसका साउथ हो गया, उसका साउथ हो गया वो, सो ही इज मूविंग साउथ. कितने मीटर मूव किया, 50 प्लस 30 80 प्लस 20
सॉरी 50 प्लस 30 प्लस 5 भी, ये भी तो था, तो हो गया ये 85 प्लस 20 प्लस 10, तो 85 प्लस 30 115 मीटर्स, 115 मीटर, 100 एंड कितना हो जाता है, 115 ही होता है, हाँ 115 मीटर, करेक्ट। सो हमेशा इसको स्लोली सॉल्व करो। मैंने जैसे देखो एक एक पॉइंट लिया, पहले बंदा यहाँ खड़ा था, ही मूव्स 50 मीटर, अब उसका वेस्ट क्या हुआ, ये रहा 50 मीटर, फिर उसने यहाँ से लेफ्ट लिया 20 मीटर, यहाँ से राइट लिया, अब यहाँ से राइट उसका वो ऐसे खड़ा रहेगा ना, ऐसे खड़ा होगा तो उसका लेफ्ट ये साइड होगा, राइट इस साइड होगा। इमेजिन कि आप खुद वहां खड़े हो, या तो पेपर को घुमा लो, द पेपर जो आपके पास होगा वो जब घूमेगा तब आपको सही आइडिया आ जाएगा कि भाई ये सही है। नहीं तो ये जो डिफरेंस है ना कि टर्न्स लेफ्ट टर्न्स राइट, ये आप यहाँ से बैठे बैठे वहां करते हो, नहीं वो बंदा लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, तुम तो यही हो ना, तो वो बंदे को मूव करवाओ, पेपर को मूव कराओ, ठीक है, ठीक है, समझ आया। नहीं एक्चुअल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, यहाँ पे उन्होंने पूछा कितना डिस्टेंस उसने ओरिजिनल पोजीशन से ट्रैवल किया है, तो वो ये 30 5 ये मीटर भी तो उसने ट्रैवल ही किया है ना, वो ओरिजिनल तो वो यहीं खड़ा था, तो अभी वो यहाँ गया ना, वो यहाँ गया ना लेफ्ट साइड पे, है ना। नॉर्थ राइट कैसे आ जाएगा, यहाँ पे था वो, अब वो यहाँ देख रहा है तो उसका नॉर्थ तो यही होगा ना, ये नॉर्थ तो, ये नॉर्थ तो जो यहाँ पे इनिशियल होता है ना वो नॉर्थ होता है। देखो इनिशियली के लिए ये है, ये जो है पूरा का पूरा, ये सिर्फ यहाँ जब खड़ा है उसके लिए है। अब जब बंदा यहाँ आ गया तो अब उसका नॉर्थ ये हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा, ठीक है। तो अब वो बंदा जहां से जा रहा है फिर आपको रीलोकेट कर तुम्हारे, चलिए, पर्सन is moving 20 kilometers south, 20 meters south, then moves, then takes left, moves 10 meters, again takes left, moves 15 meters, takes right, moves 5 meters, in south direction, moves 5 meters. In which direction is he going and how much is the distance traveled? कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। टेक्स 5 मीटर, अरे हाँ, टेक्स 5 मीटर, राइट राइट राइट। एक पर्सन जो है वो यहाँ खड़ा है, अब उसका साउथ हो गया ये, वो गया 20 मीटर, अब यहां से उसका लेफ्ट हुआ ये 10 मीटर, है ना। फिर यहां से उसने एक और लेफ्ट लिया, अब यहां से उसका लेफ्ट हो गया ये 10 मीटर, 15 मीटर, अब यहां से उसने 5 मीटर राइट लिया मतलब लेफ्ट और राइट, अब उसका राइट ये हो गया। फिर अब वो उसके साउथ डायरेक्शन में मूव हुआ, अब उसका नॉर्थ ये है तो साउथ उल्टा होगा ना वापस, तो अब वो वापस 5 मीटर गया, तो ये 5 5 तो कैंसिल, आया गया, ये 10 ऐड होगा, 20 और 15 कैंसिल, 20 यहाँ गया 15 यहाँ गया तो 5 ही बचेगा, तो 15 मीटर, और वो जा किस डायरेक्शन में रहा है, वेस्ट, 15 मीटर वेस्ट, ये राइट आंसर होगा, समझा सबको, 15 मीटर्स वेस्ट,
हाँ लेफ्ट मतलब इस साइड आ रहा है ना, लेफ्ट मतलब वापस इस साइड ही आ रहा है। तो अब ओरिजिनली उसका क्या था, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, यही था ना ओरिजिनली। फिर अब लास्ट में जो डायरेक्शन पूछते हैं ना, वो आपको जो ओरिजिनल वाला है उस हिसाब से लेना है। ये लास्ट वाला जो डायरेक्शन पूछते हैं, आपको जो ओरिजिनल वाला है उस हिसाब से लेना है। अरे डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है ना उसने, तो सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? 20 मीटर वो यहाँ गया, 15 मीटर यहाँ गया, तो 5 ही मीटर उसने किया ना। 20 यहाँ से यहाँ गया, 15 यहाँ से आ गया, बट 5 ही मीटर उसने किया ना। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं पूछा है उन्होंने, है ना। उन्होंने बस पूछा है कि ओरिजिनल जगह से डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ। तो 20 आने में 15 जाने में तो 5 ही बचा ना, जब आप उसको कैंसिल करते हो। ये चीजें बहुत याद रखनी है, समझनी है। जितना सॉल्व करोगे उतनी इजीली आ जाएगी फिर ये चीजें। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम समझ रहे हो, लेकिन दैट विल बी डिफिकल्ट। यस, गुड मॉर्निंग सिमरन। अब आपको क्या कर लेना है, ये बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो बनाया है मैंने, देख लेना इस वीडियो को एक बार। दिख रहा है सबको? इसमें हर तरीके की क्वेश्चन आई हैव एडेड, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। तो ये सारा का सारा देख लेना एक बार आपने। देखिए ये सारे क्वेश्चंस है, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे। अगर आपने ये कर लिए, इफ यू डू दिस इट विल बी डन। सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट का भी एक बाकी कर देते हैं वो। पूरा टेबल बनाया मैंने बाकायदा आप, सो दैट आप लिख सको, समझ सको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग से क्या आता है, वर्बल एबिलिटी से क्या आता है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्या है, लिंक दीजिए सर इसकी, ठीक है, ये लीजिए, लिंक भी ले लीजिए। ठीक है, लिंक भी ले लीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए कहीं पर। और मैंने इसमें ना विथ एग्जाम्पल सॉल्व कराया है, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराया है मैंने इसमें। देखो जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, ये एग्जाम्पल्स के साथ मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है, कोडिंग। अभी यहाँ पे देखो, ये आ गया आपका 11th-12th वाला, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते, तो वेट को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, है ना। यहाँ पे एनालॉजी में आपको करना है, तो मैंने इसके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ भी है और खुद भी बोला भी है, सो आपको समझ आ जाएगा दोनों तरीके से। यहाँ पे देखो, ऑड मैन आउट, थर्मोमीटर, बेरोमीटर, डायमीटर, हाइग्रोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर, बेरोमीटर प्रेशर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी। तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल ना, ये सारे, तो ये है ना। तो ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा इजीली। ये वीडियो में पूरी देखिएगा, समझिएगा तो समझ आ जाएगी। ये देखिए रिलेशन में भी क्वेश्चन है, हर मदर इज द ओनली डॉटर, ये भी मैंने ड्रॉ कर करके बताया पूरा का पूरा, कुछ सॉल्व भी करे देखिए, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये सिलॉजिज्म जो जिसको नहीं समझ रहा था, यहाँ पे सिलॉजिज्म का भी है, लाइन ट्रीज, तो ये भी मैंने अच्छे से समझाया। ये कैलेंडर, ये भी बहुत अच्छा है जो डायरेक्शन का है। ये क्लॉक का है, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। प्लीज मेक श्योर आप ये सारे के सारे ये ट्रिक्स देखिए। मैंने जो लिंक, आई विल जस्ट पिन दैट लिंक ऑफ, मैं वो लिंक को पिन भी कर देता हूँ। ये वीडियो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, सबसे बड़ी गलती करोगे अगर ये छोड़ के जाओगे तो, फॉर योर एप्टीट्यूड प्लीज। So what about the lucrative subjects that are attempted from the optional ones in GATE? Food technology and microbiology. ठीक है, so make sure कि आप ये, मैंने इसमें पूरा का पूरा सॉल्व भी कराया कि कैसे, अगर आपका 3 hours 20 minutes है, ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3 + 20/60, क्योंकि 20 minutes है ना, तो 3 + 20/60 × 30, अगर आप ये फाइंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा उस तरीके से है। देखो टुडे इज मंडे, तो 61 दिन बाद क्या होगा। अब आपको पता है कि एवरी 7 डेज में एक वीक रिपीट होती है, तो 7 8 63, करेक्ट। तो आपको 60, तो अगले 63rd डे पर होगा वापस मंडे, तो 62 डे पे होगा संडे, और 61 डे पे होगा सैटरडे। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इसमें पूरा का पूरा बताया। ये वीडियो प्लीज देख कर जाना, अभी भी कह रहा हूँ। और कोई समझ आता है इस तरीके के फिनिश वर्क पे, वर्क डन पे, तो ये भी बहुत है कि 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो 3 वुमेन और 6 मैन एक साथ कितने दिन में वो काम कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट नो दिस। हाँ ये पिछले साल के ही क्वेश्चंस है, ये जो मैंने लिखे हैं।
ठीक है। फिर मैंने स्क्वायर ये भी समझाया, क्यूब रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। तो अभी बहुत डिफिकल्ट होता है टू कवर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन सच अ लेस स्पैन ऑफ टाइम, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के रखी है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो। देखो बहुत अच्छे खासे व्यूज भी मिले हैं मुझे इस वीडियो पे, तो ये देख लो ना, बहुत जरूरी वीडियो है ये, ठीक है। तो वर्क डन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे वर्क डन पे किस तरीके के आते हैं वो समझा देता हूं मैं। इफ 2 men and 5 women can complete the work in 4 days, then 3 men and 4 women can complete the work in how many days? ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि 2x + 5y = 4, इक्वेशन बेस 3x + 4y = x, है ना, z। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको ये आ सकता है कि 1 man and 1 woman can do work in 2 days, ये आपको पता है पहले से, तो x + y = 2, आपको एक इक्वेशन पहले से दिया जाता है, तो आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसे इक्वेशन बेस्ड करना है, इक्वेशन बेस्ड 1 और 2 सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक और तरीका है जिसपे क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड आता है, यू मस्ट डू इट। फिर ये कुछ और क्वेश्चंस है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे, रेशियो प्रोपोर्शन पे, एरिया वॉल्यूम पे, ट्रेन पे, प्रोबेबिलिटी पे, सीटिंग अरेंजमेंट रह गया अपना। सीटिंग अरेंजमेंट पे भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे वो लोग पूछ देंगे आपको कि इफ ए बी सी डी ई आर 5 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ लाइन, अगर ए बी सी, हेलो फिनिक्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, if A, B, C, D, E are 5 students sitting in the line, ठीक है। B is sitting between D and E. C is sitting between B and D. So where is A sitting? If A is sitting 2 students away from C, where is A sitting? A कहाँ बैठा है? अगर A C के 2 स्टूडेंट्स छोड़ के बैठा है, नेक्स्ट टू ई, करेक्ट। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि बताएंगे पहले, इफ 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ लाइन, इफ बी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, बी जो है वो सी और ई के बीच में बैठा है, सी के बाजू में डी है, डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू सी, and A is sitting 2 students next to C. So what is the position of A? So A is sitting between B and E. यही क्वेश्चन आता है। अब ये तो मैं आपको एक एक सॉल्व कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको इजी लग रहा है। सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको मजा आएगा, क्योंकि गेट और इसमें 100% आप मुझे याद करोगे, जब गेट एग्जाम दोगे यही क्वेश्चंस आते हैं, सेम टू सेम। आप याद करोगे कि पयाम सर ने बताया था, काश हमने सॉल्व कर लिया होता, सेम टू सेम, और इसी तरीके से आएंगे सेम, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, बस वैल्यूज या ये सब बदल जाएंगे। ब्लड रिलेशन, ये देखो भैया, अ बॉय इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, एक लड़की ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए ये बोला कि ये जो लड़का है, ही इज द सन, ये किसी का बेटा है, ऑफ द डॉटर, अब ये सन भी किसी का डॉटर है, तो ग्रैंडफादर हो गया, इन शॉर्ट ग्रैंडफादर हो गया बॉय का वो, ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। सो इनडायरेक्टली वो, सो इनडायरेक्टली वो क्या हो गया उसका, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, बॉय और गर्ल का क्या रिलेशन है, बॉय और गर्ल का क्या रिलेशन है बताओ। देखो मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है आप लोगों की इजी के लिए।
बताओ बताओ, नहीं तो होमवर्क दे दूंगा मैं सीधा के सीधा, ये बताऊंगा नहीं मैं। अगर आप ये सॉल्व करोगे तभी समझ आएगा ये क्वेश्चन। हायरार्की लेके सॉल्व करना ना। बॉय इज द सन ऑफ द डॉटर, मतलब बॉय का ग्रैंडफादर की बात हो रही है, ये तो बात पता चल गई हमें। In the village was nestled in a green spot dash oceans and the hills through in at and between. हाँ ये क्वेश्चन भी आया था। दिस वॉज अ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई रिमेम्बर। द विलेज वॉज नेस्टेड इन अ ग्रीन स्पॉट बिटवीन इज द ओशन एंड द हिल्स। यस, बिटवीन इज द राइट आंसर। ये गेट आया था, ये गेट 2022 में था मेरे ख्याल से, 2023 में मैंने जब गेट दी थी। दिस वॉज द क्वेश्चन, आई रिमेम्बर। बिटवीन इसका राइट आंसर है। फिर ये देखो वेन डायग्राम कहा जाता है। व्हाट इज द बेस्ट रिलेशन, ये अभी ये देखो वो लोग ने वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने बोल दिया। ट्रैवलर ट्रेन और बस के बीच का क्या रिलेशन है? ट्रैवलर, बस और ट्रेन तो अलग अलग है, ये हमें पता है। बस और ट्रेन तो अलग अलग है, बट ट्रैवलर्स बस में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं। तो क्या इसमें आपको ये लग रहा है, या ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। सी या डी? सी या डी? ये पूरा ट्रैवलर्स है, कुछ ट्रैवलर बस में जा रहे हैं, कुछ ट्रैवलर ट्रेन में जा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो। और इसमें आ रहा है ये ट्रेन है, ये बस है, और ये है ट्रैवलर्स। कुछ ट्रेन में, कुछ बस में, कौन सा लग रहा है? डी, क्योंकि ट्रैवलर इज अ लार्जर यूनिट देन। एब्सोल्युटली डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ट्रैवलर्स तो बहुत ज्यादा है। ट्रैवलर्स बस में भी, बस एक पार्ट है ना, ट्रेन भी एक पार्ट है, और इंडिविजुअली दो अलग अलग पार्ट है। बस वाले ट्रेन में भी नहीं बस और ट्रेन ऐसा नहीं हो सकता ना कि ट्रैवलर, एक ही ट्रैवलर बस में भी जाए ट्रेन में भी जाए। तो यहाँ पे ये भी राइट होता, बट अगर हम यूनिट वाइज कंसिडर करें, एब्सोल्युटली सी भी राइट होता। बट यूनिट वाइज कंसिडर करें तो ट्रैवलर्स ज्यादा होते हैं ना। अगर उन्होंने ये मेंशन करा होगा सेम नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, सेम नंबर ऑफ बस, सेम नंबर ऑफ ट्रेन, ऐसा कुछ, या एनी लूप होल, तो आपका आंसर सी होता अगर उन्होंने सेम मेजर करा होता। बट इन जनरल आंसर वुड बी डी। ये देखो एज रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। राहुल की करंट एज 25 साल है। सॉरी, राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। ठीक है, राहुल करेंटली एक्स माइनस 25 है। ठीक है, जो एक्स है वो उसकी मदर की एज है, वाई जो है वो राहुल है। राहुल्स ब्रदर वाज बोर्न इन 1964 एंड ही इज 35 इयर्स यंगर टू हिज मदर। राहुल 1960, राहुल का भाई 1964 में बॉर्न हुआ था और वो 35 साल जवान है उसकी माँ से। तो वन अलोन इज सफिशिएंट while alone two is not sufficient। तो ये दो स्टेटमेंट्स है, ये असर्शन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एज रिलेटेड पे। ठीक है, ये असर्शन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वन, ये स्टेटमेंट टू। तो क्या लगता है, दोनों स्टेटमेंट्स लगेंगे ना? ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमें दोनों स्टेटमेंट लगेंगे राहुल की एज फाइंड करने के लिए, क्योंकि राहुल की माँ की एज दी है, राहुल की भाई की एज दी है, तो अब हमें राहुल की एज मिल सकती है। सिर्फ राहुल की मॉम की एज से हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ राहुल की भाई की एज से हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? हमें बोथ द स्टेटमेंट्स लगेंगे ना, सो दैट वी कैन डिटरमाइन। समझा? असर्शन एंड स्टेटमेंट बेस्ड। प्रोबेबिलिटी बेस्ड भी आ जाते हैं। एक बॉक्स में 8 लाल, 7 ब्लू
और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। One ball is picked randomly. What is the probability that the ball is neither red nor green? एक बॉल को ऐसे रैंडमली उठा लिया हमने, बट टोटल बॉल कितने हुए? 8 + 7 15, सॉरी ये कितने हो गए? 21, 6 7 हो गए, 13 13 8, हाँ 21 हो गए, ठीक है। तो टोटल बॉल है आपकी 21, करेक्ट। तो अभी आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि बॉल रेड भी होना नहीं चाहिए, ग्रीन भी नहीं, तो बॉल क्या होगा फिर? ब्लू ही होगा। तो ब्लू कितने हैं? 7, 7 डिवाइड बाई 21, तो आंसर क्या होगा? 1/3, 1/3 आंसर है, बिल्कुल है। चलिए, ऑड मैन आउट बताइएगा, ऑड मैन आउट बताइएगा। ऑड 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 इवन, क्या डिफिकल्ट था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए इज 2 years ओल्डर टू, ए इज 2 years ओल्डर टू बी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2x, ठीक है। हु इज ट्वाइस ओल्ड एज सी, सो +2, तो ये ए की एज आ गई हमारे पास। और b इज इक्वल टू क्या? 2x, ये b है ना 2x, तो c क्या होगा? x होगा सिर्फ। तो इन सबको ऐड कर दो, 2x + x + 2x + 2, और इन सबकी एज मिला के है 27, तो हो गया कितना ये? 4 2 4 5x + 2 इज इक्वल टू 27 हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 27 - 25 हो गया, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। नहीं, रुकना नहीं है, x की एज है ये, c की एज है ये, पूछी किसकी एज है? b की एज पूछी है उन्होंने। b क्या है? ट्वाइस ऑफ c है ना, तो 2 × 5 तो 10। ऑप्शन में देखिए 5 भी दे रखा है, कुछ लोग घाई घाई में 5 कर देते कि 5 ही है। नहीं, ऑप्शन में सी की एज पूछी ही नहीं है, एक्स की वैल्यू आ गई, खुश, बल्ले बल्ले। अरे भाई, सी की एज पूछी है, बी की एज पूछी है उन्होंने, सी की पूछी है क्या? बी क्या है? ट्वाइस ऑफ सी है, तो 10 ही होगा ना आंसर उसका। 14, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, 14 कहां से आ गया? अच्छा, यहाँ का 14 था। यस, सी के पर्सपेक्टिव से, एंड देन फाइंडिंग बी, परफेक्ट। चलिए, ये बता दीजिएगा मुझे, अभी यहाँ पे किलोमीटर पर आर है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो या तो आप 18/5 करके इसको भी मीटर पर सेकेंड कर दो, या तो आप 5/18 करके इसको किलोमीटर पर आर कर दो। सो ये आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो 5/18, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, सॉरी उल्टा लिख दिया, किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो 18/5, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18। ये चीज पता है ना सबको? मीटर पर सेकेंड में इफ यू वांट टू कन्वर्ट तो 5/18, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 80। तो अब या तो 125 को किलोमीटर पर आवर में करो, या तो 5 को मीटर पर सेकेंड में करो, बट ऑप्शंस में सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो 125 को ही कर दो ना किलोमीटर पर आवर में। 18/5 कितना होता है? 18 × 25 कितना होता है? 18 × 25 जो भी होता होगा, ठीक है। वो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए बी एंड सी 3 लोग हैं, वो इतने दिनों में काम करते हैं, तो ए को हम ले लेंगे 1/20, बी करता है 1/30, सी करता है 1/60। इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज
Can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? A जो है वो 1/20 है, B जो है वो 1/30 है, C जो है वो 1/60 है. तो 1/20 plus 1/30 plus 1/60 gives you 6/60. 6/60 कैसा है? LCM लिया, 23 जा 60, 32 जा 60, 61 जा 60 अपॉन 60. तो ये आ जाएगा 6/60 है ना. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर सुना है, पढ़ा है? यस. तो ये हो जाएगा 1/10. तो अब A का काम कितना हो जाएगा? 1/20 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/10. ये भी 1/10 हो जाएगा. वर्क डन इन 3 days. 3 दिन में कितना काम हुआ है? तो ये जो है ये 2 दिन का काम है, तो 3 दिन का काम है, तो 1/10 plus 1/10, 2/10 which is 1/5. So 1/5 work is done in 3 days. So the whole work will be done in the whole work will be done in 5 3s are 15 days. इस एस्पेक्ट से अगर आप धीरे धीरे चलेंगे ना तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा. ये देखिए, ये है प्रॉफिट लॉस का. Alfred buys a scooter of 4700. 4500 का उसने स्कूटर खरीदा और उसमें 800 रुपए का रिपेयरिंग करवाया. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4700 प्लस 800 विच इज 5500. और उसको उसने बेचा 5800 में. तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने? 300 रुपए का. तो परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ? 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज 5500 इंटू 100 विच इज कितना हो गया? 300/55. 300/55 जो भी होता है वो आंसर हो जाएगा आपका. ये रहा 5 इंटू 5/11. ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की आदत डालिए. इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की आदत डालिए. अब हमारे पास ये बाकी रह गया था ना कल से, सेमेस्टर 5 से सेम 8 का. कल हमने सेम 1 से सेम 4 का किया था. सेम 5 से सेम 8 का बाकी रह गया था. तो आज करना है या कल करना है? कल लास्ट लाइव होगा मेरा फॉर जीपैट एंड नाइपर. तो कल करना है या आज ही इसे खत्म कर देना है? कल करना है या आज ही इसे खत्म कर देना है? स्पेशल एप्टीट्यूड क्या होता है? स्पेशल एप्टीट्यूड, स्पेशल का मतलब होता है डायमेंशन, डायरेक्शन बेस, है ना. तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना होता है. जैसे कि तो अब यहां क्या होगा? ये है ऑब्जेक्ट. तो अब यहां क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा. ऑप्शन ए, बी, सी या डी. इफ आई एम हैविंग दिस इमेज एंड आई वांट टू कंप्लीट दिस इमेज, सो यहाँ पे कौन सा पार्ट लगेगा? ये पार्ट लगेगा, ये पार्ट लगेगा, ये पार्ट लगेगा या ये पार्ट लगेगा? ये या ये? एब्सोल्युटली यही लगेगा, तभी जाके सर्कल पूरा होगा. इसी को बोलते हैं स्पेशल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको डायमेंशंस या आपको अरेंजमेंट होता है वो देखना होता है. हाँ, पेपर फोल्डिंग वगैरह. बिल्कुल ठीक है, समझ आया. इसको बोलते हैं हम स्पेशल एप्टीट्यूड. चलिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, सेम 5 से लेके 8 तक जो है आपका पूरा कोलोजी वगैरह ही है. तो मैंने आपको ऑलरेडी कोलोजी के इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन तो बता ही दी है सबकी, है ना. तो ये वही आ जाएंगे. इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपको प्री फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से कर लेना है. क्रिस्टलाइन एमॉर्फिस का डिफरेंस
है ना, क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फिज्म, इनैनिसोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म, मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म, सॉल्वेट्स, क्रिस्टल्स, सूडो पॉलीमॉर्फिज्म, टैबलेट्स, कैप्सूल, पैरेंटल, एरोजोल्स, इन सब के आपको इवैल्यूएशन टेस्ट, एक्सीपिएंट्स, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, ये याद रखने ही रखने हैं। कोटिंग में आपको शुगर कोटिंग एंड एंटेरिक कोटिंग, फिल्म कोटिंग, डिसइंटीग्रेशन टाइम याद रखना है, स्टेप्स ऑफ शुगर कोटिंग याद रखना है। कैप्सूल्स में अगेन सेम चीज, ब्लूम स्ट्रेंथ, आयरन कंटेंट, बेस एड्सॉर्प्शन, साइज ऑफ द कैप्सूल, टाइप ऑफ जेलेटिन, ये सारी चीजें याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेंट्रल्स में अगेन आपको एसेप्टिक एरिया वगैरह, एसवीपी, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स, टीपीएन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें सब होता है, लिपिड्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स, है ना, उसको टीपीएन बोलते हैं। स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल मतलब लेस देन 100 ml या 1 to 100 ml, लार्ज वॉल्यूम मतलब 100 to 1000 ml, है ना। किस में प्रेजर्वेटिव डालते हैं, तो स्मॉल में प्रेजर्वेटिव डालते हैं, लार्ज में प्रेजर्वेटिव नहीं डालते हैं, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स में। यही सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरे साथ या नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। फार्माकोग्नोसी की यही सब, इरिडॉइड्स, इरिडॉइड्स का बहुत फेमस एग्जांपल है, इरिडॉइड्स का एक बहुत फेमस एग्जांपल है आर्टिमिसिन, ये टर्पिनॉइड भी, एसएसक्यू टर्पिनॉइड आर्टिमिसिन जो है, इरिडॉइड आपका जेंशन है। बिल्कुल, बफर जो है वो आपका स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल में नहीं डालते, आप लार्ज में डालते हो, एब्सोल्युटली। एंडोपेरोक्साइड लिंक, एब्सोल्युटली, आर्टिमीथर, आर्टिमिसिन, आर्टिसुनेट। अरे एजी, तुम्हारा नाम कभी पता नहीं चला, नाम रिवील नहीं करोगे, रिजल्ट के बाद ही नाम रिवील होगा तुम्हारा, ऐसा है, नामकरण होगा तुम्हारा रिजल्ट के बाद या अभी होगा। चलिए चलिए आगे मूव करेंगे। यूवी, यूवी का भी नामकरण नहीं हुआ है, कब होगा, रिजल्ट के बाद, जब रिजल्ट आएगा तब फोन करोगे मेरे को, मैसेज करोगे मेरे को कि सर अच्छा हो गया, मुझे यकीन है तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीक्रेट रखो, है ना। कौन सा लाइसेंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस पे क्वेश्चन पूछते हैं। 20F में क्या है, 20G में क्या है, तो नारकोटिक का होलसेल में करता है तो जी, अगर नारकोटिक को रिटेल में सेल करना है तो 20F, 20A, 20B, 21A, 21B, है ना। अगर शेड्यूल C C1X में है, शेड्यूल सिर्फ C C1 में है लेकिन X में नहीं है, या शेड्यूल X में है लेकिन C C1 में नहीं है, तो ये 21 इसका है, C C1 में है लेकिन X में नहीं है, C C1 में है लेकिन C C1 में है लेकिन X में भी है, ठीक है, विथ फोटो, ओके, डन 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 डन, ठीक है। चलो स्टेट बता दो, एटलीस्ट स्टेट तो बता दो सकते हो, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओके, गुड, मेरे स्टेट से ही। चलिए, चला पुढे चला, आगे चलेंगे लवकर, चलिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम दोनों ही ऐसे हो जो इतने रेगुलर हो, इवन देयर आर अदर स्टूडेंट्स भी आते हैं बहुत सारे, पोर्शन वगैरह है, सिमरन है, अदिनाथ करके भी है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे याद है आते हैं, लेकिन तुम दोनों तो ऐसे पहले आ जाते हो। गुजरात, अरे गुजरात में थी, ओके, गुड गुड गुड, गुजरात में LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी છે, ખબર હશે મારા ખ્યાલથી, નામ સાંભળ્યું હશે, सुना होगा नाम, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सारे एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको एक्ट्स नहीं छोड़ने हैं। एक्ट्स में सिर्फ सीलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का वो जो फॉर्मूला है वो, एमटीपी में कितने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, आईपीआर में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हाँ, कल का लास्ट होगा सेमेस्टर 6 में, बिकॉज आई एम गोइंग बैक टू नाइपर मोहाली, सो यही सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह सब, एंटी फंगल, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। और कल होगा भी नहीं लाइव, ये भी नहीं पता। यस, कल का लाइव पता नहीं होगा कि भी, लेट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे। फार्माकोग्नोसी वगैरह में ये
सबसे तो नहीं आते, हाँ ड्रग इंटरैक्शंस पे आते हैं, जैसे गार्लिक का इंटरैक्शन होता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक के साथ, पेपर का हाइपरिकम का होता है एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ, तो है ना ड्रग हर्ब इंटरैक्शन कुछ बार देख कर जाना। ग्रेप फ्रूट जूस एंजाइम इंड्यूसर है ना ग्रेप फ्रूट जूस का, सो ये सारी चीजें यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। BTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। बायोफार्मास्यूटिक्स से काफी इंपॉर्टेंट है, एब्सॉर्प्शन, मोड्स ऑफ एब्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी कि आपको वो चीज पता हो। डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। हॉफमैन्स एलिमिनेशन कौन दिखाता है, तो याद आना चाहिए, हॉफमैन्स एलिमिनेशन इज शोन बाय अट्राक्यूरियम ब्रोमाइड, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, है ना। सो ये सारी चीजें जो आपको पूछते हैं, फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स, IVC, लेवल ABC, कंपार्टमेंट एंड नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग पे कभी कभार ना इस पे डेफिनेट वगैरह, वैगनर नेल्सन मेथड क्या है, एब्सॉर्प्शन की कौन सी है, रेट एक्सक्रीशन की कौन सी है, सिग्मा बोलस मेथड, सिग्मा माइनस मेथड, है ना, ये सारी मेथड्स देख लेनी है एक बार अच्छे से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, किसमें माइकलिस मेंटेन है, कौन सा डोज डिपेंडेंट है, कौन सा जो है आपका, बिल्कुल स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी बी में आती है, ए जो है वो पॉइंट टू पॉइंट है और सी जो है वो सिंगल पॉइंट है। बायोटेक में आपको मैंने बता दिया है, पूरा का पूरा लेक्चर लिया था बायोटेक पे, तो कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, फर्मेंटेशन, RDNA, PCR, वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, वेक्टर्स, MHC कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी, ELISA, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुकेशन, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सेंट्रल डॉगमा, क्वालिटी एश्योरेंस, ISO 9000 14000 बताया मैंने, QCM क्वालिटी गाइडलाइंस बताए हैं आपको मैंने, QA QC में बताया है, डेफिनेशंस जरूरी है पढ़ना, वैलिडेशन में टाइप्स, कॉन्करेंट, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, क्वालिफिकेशन के टाइप्स, IQ, OQ, DQ, PQ, इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशंस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये सारी चीजें आती है। एनालिसिस रह गया है ना अपना, कल एनालिसिस करेंगे, फिर कल का लाइव लेक्चर में 10 से 11 हम एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल, एनालिसिस तो शायद हुआ ही नहीं है। यस, क्या मैंने एनालिसिस करवाया है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी नहीं करवाया है जितना मुझे याद है। यस, चलिए कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। फ्लोरीमेट्री या तो आज दोपहर को करेंगे, लेट्स सी, डिपेंड्स अपॉन द टाइम शेड्यूल। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी चीजें, स्टार हाफ, अलाउड ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन, बिल्कुल N2 पाइस्टर होता है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है। देखो 5 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ठीक है, सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार अलाउड है, N2 पाई स्टार भी अलाउड ही है। किसने बोला फॉरबिडन है? फॉरबिडन नहीं है, अलाउड ट्रांजिशन ही है N2 पाई स्टार। N2 पाई कह रहे हो तो ये फॉरबिडन है, ऊपर जा रहा है ना हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। सिग्मा टू पाई होता है फॉरबिडन, हाँ सिग्मा टू पाई फॉरबिडन होता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, IR में हुक्स लॉ, वाइब्रेशन, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, गोले, बोलोमीटर, गोले सेर, FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड, एटॉमिक एक्सॉप्शन में हॉलो कैथोड लैम्प, इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प, फ्लेम्स, फोटोमेट्री में मेकर्स बर्नर, ल्यूंडेग्राफ्स बर्नर, राइट, ये सारी चीजें। नेफ्लो टर्बिडोमेट्री में 90 डिग्री में नेफ्लो, 180 में टर्बिडो, यहाँ पे स्कैटरिंग होती है, वहां पे डाइफ्रैक्शन होता है। प्लीज रीड माय कमेंट, आई एम रीडिंग योर कमेंट। MSQ एंड न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है क्या? MSQ में किसने बोला? मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, किसने बोला ये?
न्यूमेरिकल में नहीं होता है, यस। एमएसक्यू में आई डोंट नो, एमएसक्यू में शायद होती है, न्यूमेरिकल में नहीं होता, न्यूमेरिकल में आपको आंसर टाइप करना होता है, बट एमएसक्यू में होती है नेगेटिव मार्किंग शायद, एक बार देख के जाना, आई एम नॉट श्योर। हाँ ठीक है, फॉरबिडन लाइक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, डिटेक्टर, इंजेक्टर, सारा चीजें पढ़नी है आपको, है ना। कॉलम, कॉलम डिटेक्टर, इंजेक्टर, व्हाट इज टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, व्हाट इज वैन डीमीटर्स इक्वेशन, इन सब पे प्रश्न पूछते हैं। आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड आता है, जैसे डेक्सट्रैन कॉलम, सेफाडेक्स कॉलम। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, कैट आयनिक आयन एक्सचेंजर्स, एनायनिक आयन एक्सचेंजर्स, जेल परमिएशन, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इस पे प्रश्न पूछते हैं। क्यूबीडी, क्यूबीडी के पता है वो आते हैं, इन नाइपर आता है, क्यूटीपीपी क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, टीपीपी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, सीक्यूए क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सीएमए क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स, सीपीपी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, इन सब के फुल फॉर्म आते हैं नाइपर के एग्जाम में। क्यूटीपीपी, टीपीपी, सीक्यूए, सीएमए, सीपीपी, सीओपीपी सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना, इन सब के फुल फॉर्म आते हैं क्यूबीडी में। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में भी काफी बार बॉक्स बेंकेन डिजाइन, प्लमेट वगैरह पूछ लेते हैं एक दो बार, है ना। एलिमेंट्स ऑफ क्यूबीडी, बिल्कुल एलिमेंट्स ऑफ क्यूबीडी है ये, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। यहाँ से तो कुछ नहीं, हॉस्पिटल के टाइप्स वगैरह पूछते हैं, नंबर ऑफ बेड्स पर हॉस्पिटल, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, विच ड्रग्स नीड थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, पता होना चाहिए। बाकी तो बेकार है, सब बेकार है। नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से, हाँ गैस्ट्रोडेंटिव से आ जाता है, व्हाट इज जीआरडीडीएस, व्हाट इज फ्लोटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, व्हाट इज राफ्ट, राफ्ट सिस्टम क्या होती है, व्हाट इज पॉलीमर यूज्ड, माइक्रो इनकैप्सुलेशन में एयर सस्पेंशन, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कॉन्जीलिंग, बूस्टर कोटर, इसके बीच का डिफरेंस, कौन सा सॉलिड्स के लिए यूज होता है, कौन सा लिक्विड्स के लिए, विच वन इज द पार्टिकल साइज, है ना। ग्रास का भी है, जनरली रिगार्डेड एज सेफ, ग्रास तो जनरली रिगार्डेड एज सेफ है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए, ऑक्यूलर में ऑक्यूसर्ट्स, लैसीसर्ट्स वगैरह में पिलोकार्पिन का ड्रग का होता है मोस्टली, पिलो 20, पिलो 40, है ना, इसका माइक्रोग्राम आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स में कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन्स रैंक, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, उसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं। Wilcoxon signed rank test, rank sum test, Man-Whitney U test, Friedman's test, Kruskal-Wallis test, non-parametric test है ये सारे, ANOVA test, T test, one way ANOVA, two way ANOVA, paired T test, unpaired T test, null hypothesis, alternate hypothesis, type 1 error, type 2 error, alpha, beta, power of test, level of significance, probability sampling, non-probability sampling, binomial, normal and Poisson's distribution, ये सारा बेकार है, इससे नहीं आता है। टू स्क्वायर टू, अब इसमें लेवल्स कितने हैं और फैक्टर्स कितने हैं ये पता होना चाहिए, तो 2 लेवल 2 फैक्टर, 2 लेवल 3 फैक्टर्स, है ना। तो ये लेवल लो हाई होते हैं, फैक्टर टैबलेट बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन सपोज एक फैक्टर है, और पीएच ऑफ बाइंडर एक फैक्टर है ना। तो ये सारे, अब दो लो पीएच, हाई पीएच, लो बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन, हाई बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इस तरीके से आप फैक्टर्स को और लेवल्स को डिवाइड करते हो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में, डीओई में, फैक्टोरियल डिजाइन, सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन वगैरह। डन डनाडन, डन डनाडन। सो सेम 1 to 6 कवर हो गया आपका। मैंने आपको हर सेमिस्टर वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज, हर सब टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। कल हम आखिरी टॉपिक करेंगे अपना, विच इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एंड हम फिनिश करेंगे हमारा पूरा का पूरा ये सीरीज, ठीक है। तो आई होप आपको गेट, जीपैट, नाइपर जो भी देना है उसमें जरूर काम आएगी ये सीरीज। विश यू ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं 10 से 11 एक आखिरी बार, या तो आज मिलेंगे मे बी 2 से 3,
लेट्स सी, टाइम मैं बता दूंगा, अगर अवेलेबिलिटी होगी तो 2 से 3, नहीं तो कल ही होगा 10 से 11। क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 15 जनवरी से, अभी वक्त है उसको 10 दिन का है और वक्त। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।